फर्टिलाइजर स्टॉक मार्केट की दुनिया में इस स्पेस के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? बजट 2024-25 में फर्टिलाइजर सब्सिडी को 13% से कम करके 1.64 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया। इस रिडक्शन ने फर्टिलाइजर स्टॉक्स के आसपास एक बज़ क्रिएट किया है। लोअर सब्सिडी और इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण कंपनीज अपने मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स की वजह से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रैली देखी गई, लेकिन ये रैली के रीजंस कितना हाइप है और कितना एक्चुअली जस्टिफाइड है, आज का यही मुद्दा है हमारा। आज हम फर्टिलाइजर स्टॉक का इंडस्ट्री ओवरव्यू समझेंगे और 2 स्टॉक्स का डीप डाइव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऑल्सो इस सेक्टर के बारे में और जानना है, चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है फर्टिलाइजर सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस से, और ये ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है उसका एक बढ़िया केस स्टडी है। इसके बाद हम इंडस्ट्री ओवरव्यू और बाकी स्टॉक्स की बात करेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर यानी कि FACT यानी कि फैक्ट, ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड फर्टिलाइजर कंपनी है। मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीस का। पिछले 6 महीने में उसका शेयर प्राइस 25% बढ़ चुका है। ये स्टॉक अब एक मल्टी बैगर बन गया है। 35 से 40 रुपीस के लेवल से ऊपर उठ के 900 रुपीस को पार कर गया है, यानी कि सिर्फ 5 सालों में लगभग 100% का CAGR। लेकिन स्टॉक से जुड़ा एक्साइटमेंट तो एक तरफ है, कुछ मेजर रेड फ्लैग्स भी देखते हैं। पहला, कंपनी की 90% होल्डिंग्स प्रोमोटर्स के पास है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8.61% DIIs के पास और 0.11% FIIs के पास। बाय द वे, पब्लिक कंपनीज में प्रोमोटर्स मैक्सिमम 75% स्टेक ओन कर सकते हैं, बट फैक्ट को इन नॉर्म से रिलैक्सेशन मिली है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसलिए जो शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, मतलब फ्री फ्लोट हैं, वो सिर्फ 1.3% है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ DII होल्डिंग्स को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये बड़े AMCs नहीं है बल्कि स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया को मीट करने के लिए सेटअप किए गए थे। दूसरा, वैल्यूएशन चेक करते हैं। कंपनी का PE रेशियो 284 है। सिंपल शब्दों में, इन्वेस्टर्स 284 रुपीस देने को तैयार हैं हर 1 रुपए के एनुअल प्रॉफिट के लिए। अब कुछ सिनेरियोस देखते हैं। मान लीजिए बेस्ट बुल केस सिनेरियो में प्रॉफिट्स अगले फाइनेंशियल ईयर में 3 गुना हो गए, तब भी करंट प्राइस पे स्टॉक PE 89 पे ट्रेड करेगा, जो बलरामपुर चीनी मिल्स के 4.5 टाइम्स है। ये मिल इंडिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है विद सिमिलर इंडस्ट्री डायनामिक्स लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल प्राइसिंग। कुछ और वैल्यूएशन रेशियोज को देखते हैं। EV बाय EBITDA 161, प्राइस टू बुक PB रेशियो 43.63, प्राइस टू सेल्स 13.56। इससे भी दिखता है कि कंपनी के रेशियो से जुड़ा कुछ फ्रॉड या ओवर वैल्यूएशन है। तीसरा, फाइनेंशियल्स। बीते 10 सालों में स्टॉक की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 9% और 12% रिस्पेक्टिवली रही है। इसी दौरान स्टॉक प्राइस ने 39% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। प्रॉफिट फिगर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, है ना? वो इसलिए भी है क्योंकि 10 साल पहले कंपनी लॉसेस में थी और ओनली आफ्टर 2017 इन्होंने प्रॉफिट्स करना चालू किया। कंपनी की मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 21 से हर साल गिरती चली गई और पिछले 2 क्वार्टर्स में तो इन्होंने लॉसेस भी रिपोर्ट किए। बट वेट, ये वीडियो सिर्फ फैक्ट के बारे में नहीं है बल्कि पूरे सेक्टर के बारे में है। चलिए समझते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। पहले तो ये समझ लीजिए कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट हेविली रेगुलेट करती है। प्राइसिंग इतनी कंट्रोल्ड है कि किसी भी कंपनी के लिए एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाना बहुत मुश्किल है। इस साल जनवरी में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भेजी थी जिसमें नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, मेनली DAP और MOP के प्रॉफिट मार्जिन्स को कैप कर दिया गया था। आपको बता दें, DAP और MOP फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स के मेन सोर्सेज हैं। NBS यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंडर फर्टिलाइजर्स की पर केजी सब्सिडी हर साल सेट होती है और जरूरत के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवाइज भी की जाती है। अब बात करते हैं यूरिया की, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। इसका कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 13 में 30 मिलियन टन था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के 35.7 मिलियन टन हो गया था। तभी CAGR भी 1.8% है। सब्सिडाइज यूरिया का प्राइस, यानी कि जिस रेट पे यूरिया फार्मर्स को सप्लाई होती है, वो 1 मार्च 2018 से आज तक सेम ही है।
मार्केट यूनिट्स और फर्म गेट प्राइसेस के बीच जो डिफरेंस होता है वो फर्टिलाइजर कंपनीज सब्सिडीज के फॉर्म में दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं, जिसे वो आगे स्ट्रीमलाइन भी करना चाहती है। इस समय हमने 2 पॉइंट्स को रूल आउट कर दिया है जहां से ये कंपनीज ग्रोथ अचीव कर सकती हैं, प्राइस और वॉल्यूम। कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती क्योंकि प्रोडक्ट्स काफी सिमिलर हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स भी कैप्ड हैं। साथ ही मार्केट डिमांड भी स्लो है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ का स्कोप भी नहीं बचता। इससे बचने के लिए कंपनीज 2 चीजें कर रही हैं। पहला, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस। फर्टिलाइजर कंपनीज अपनी मार्जिन एनहांस करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में एंटर कर रही हैं। कई कंपनीज अमोनिया, सल्फर, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। कोर बिजनेस में स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ होने की वजह से फर्टिलाइजर कंपनीज अब क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल्स, सीडीएमओ एटसेट्रा जैसे एरियाज में भी एंट्री कर रही हैं। अलग शब्दों में कहें तो आप पूरे सेक्टर के स्टॉक्स एक जैसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इंस्टेड आपको हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। तो आज 2 स्टॉक्स इन फोकस हैं जो ये टेक्निक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? पहला, मार्केट कैप मोर देन 1000 करोड़। दूसरा, पीई लेस देन 25। तीसरा, डेट टू इक्विटी लेस देन 1। चौथा, एफआईआई प्लस डीआईआई स्टेक मोर देन 5%। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये प्योर प्ले फर्टिलाइजर कंपनी नहीं होनी चाहिए बिकॉज इन दैट केस मार्जिन फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। सबसे पहले चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स पे रिसेंटली इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट देखा जा रहा है। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक लगभग 35% बढ़ गया है। ये इस सेक्टर का एक लौता स्टॉक है जिसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। चंबल 3 MTPA की कैपेसिटी के साथ इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक यूरिया मैन्युफैक्चरर है। यही नहीं, चंबल टैन यानी कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट और वीक नाइट्रिक एसिड प्लांट सेटअप करने के लिए 1645 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। इनकी कैपेसिटी होगी 2.4 लाख MTPA एंड 1.8 लाख MTPA रिस्पेक्टिवली। इन प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंपनी ने इन्वेस्टर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किए हैं। चंबल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होने वाला अमोनिया का एक सरप्लस प्रोड्यूसर है और इसका एक्सेस प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाता है। हालांकि एज पर द न्यू प्लान कंपनी अब इस सरप्लस अमोनिया को टैन प्रोडक्शन में यूज करेगी, जिससे लोकल नीड्स को टारगेट किया जा सके। ये एक टाइप का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ये प्रोजेक्ट शायद अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और तो और इसे सेटअप करने के लिए चंबल को स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट ने बताया कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इंटरनली फंडेड है और ये कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन की बदौलत होगा। This company is known for very strong cash flows, and going forward, we are actually also sitting on quite a bit of cash as of 31st March. Quite a bit of that will be settled against the loans. We expect to be a very, very low debt company towards the end of 2020. आगे कंपनी का प्लान है नाइट्रिक एसिड वैल्यू चेन में और गहराई तक जाकर वीक नाइट्रिक एसिड यानी कि WNA से लेकर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि CNA तक के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना। इससे अगले 3 से 5 सालों में प्रोडक्ट पाइपलाइन एक्सपैंड होगी। इसके लिए कंपनी ने जरूरी अप्रूवल्स ले लिए हैं और डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर रही है। चंबल का दूसरा ग्रोथ लीवर आता है इसके डोमेस्टिक B2C क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स यानी कि CPC और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स यानी कि SN वर्टिकल से। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये सब डिविजन 760 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लाया था, उसमें से प्रॉफिट था 175 करोड़। अब फुल ईयर फिगर्स देखते हैं। इस वर्टिकल का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 4.23% था, बट ये ओवरऑल प्रॉफिट्स में 13.71% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक 1750 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 310 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट तक स्केल करना चाहती है। मैनेजमेंट ने यह भी क्लियर किया है कि फ्यूचर ग्रोथ CPC सेगमेंट से आने के बहुत चांसेस हैं और इसके प्रोस्पेक्ट्स पे उनका खास फोकस है। चंबल के पास फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 12 CPC प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है, जिसमें वीडिसाइड्स पर काफी फोकस है। वीडिसाइड्स CPC और SN पोर्टफोलियो में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल था विद 27% वॉल्यूम ग्रोथ। अब नजर डालते हैं दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के कुछ मेजर अपडेट्स देखते हैं। अगस्त 2023 में कंपनी ने एक अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब ये फुल स्विंग में
में चल रहा है। प्रोजेक्ट लॉन्च होने के टाइम कंपनी के नेट प्रॉफिट को 87 करोड़ का झटका लगा था। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि प्लांट अब स्टेबलाइज हो गया है और अपनी रेटेड कैपेसिटी पे बेस्ट इन क्लास एफिशिएंसी के साथ चल रहा है। ऑल्सो दीपक फर्टिलाइजर्स ने नॉर्वेजियन जायंट इक्विनोर के साथ 15 इयर्स का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर नेचुरल गैस सप्लाई जो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है एंड विल स्टार्ट इन मई ऑफ 2026। इफेक्टिव नेचुरल गैस हेजिंग एंड कंसिस्टेंट नंबर्स इंश्योर करके कंपनी आने वाले समय में हायर प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, कंपनी पहले से ही टैन प्रोडक्शन में है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसने 5 KTPA सेल्स वॉल्यूम रजिस्टर किए। टैन डिमांड अपने अब तक के हाईएस्ट लेवल पर है। ऊपर से कंपनी ने माइनिंग सॉल्यूशंस के लिए टैन बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने का प्रपोजल रखा है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन है कि टैन की डिमांड अब और सेक्टर्स में भी बढ़ेगी। कोल की स्ट्रॉन्ग डिमांड पावर प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से आती है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में दीपक ने टैन बिजनेस में 101% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रजिस्टर की। इट शोज कि आगे के एक्शंस इनके एक्सपेंशन प्लान्स के टाइमली एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेंगे। कंपनी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही है जो गोपालपुर उड़ीसा में है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2200 करोड़ रुपीस और प्लान है कि इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी एंड इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 MMTPA तक पहुंच जाएगी। इस कैपेसिटी लेवल से डोमेस्टिक डिमांड का 60% अचीव कर पाएंगे। इनके प्रोडक्शन प्लांट स्पॉट एरियाज के पास हैं, जो कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी फेवरेबल है। और अपने WNA और CNA प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज को बढ़ाकर दीपक फर्टिलाइजर्स एशिया का लार्जेस्ट नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरर भी बन सकता है। कंपनी 1950 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है to add 300 KTPA of WNA and 150 KTPA of CNA capacity. Interestingly, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 65% एडिशनल सप्लाईज का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले ऑलरेडी 20 इयर्स के टाइम फ्रेम के लिए बायर्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है। दोनों स्टॉक्स के कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पहला, रॉ मटेरियल प्राइसिंग। रॉ मटेरियल्स जैसे LNG, रॉक फॉस्फेट, लाइम, सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस में इंक्रीज से मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सोर्सिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, क्लाइमेट से जुड़े रिस्क। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर अच्छी खासी बारिश होती है तो उस साल फर्टिलाइजर्स की डिमांड कम होगी और वाइस वर्सा, बल्कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। रेनफॉल डेफिशिएंसी या फिर ड्रॉट जैसी सिचुएशन से क्रॉप्स की सोइंग अफेक्ट हो सकती है, जिससे इन टर्न फर्टिलाइजर डिमांड पर असर पड़ेगा। जाने से पहले पूरे वीडियो के कुछ की टेकअवेज जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रीसेंट स्टॉक प्राइस इंक्रीज की वजह से काफी स्टॉक्स ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। पिछले 10 सालों में फर्टिलाइजर्स की डिमांड 2% CAGR से बढ़ी है। आगे भी ऐसा ही ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। होमोजेनस प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग रेगुलेशन की वजह से फर्म्स के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइसेस दोनों में लॉस से बचने के लिए कंपनीज अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने पे फोकस कर रही हैं। इसके लिए वो अपने खुद के रॉ मटेरियल्स बनाने यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ज्यादा वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करने यानी कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रही हैं। इसलिए स्टॉक्स को बॉटम अप और केस बाय केस बेसिस पे एनालाइज करना जरूरी हो जाता है, जिनके 2 एग्जाम्पल हमने आज वीडियो में डिस्कस किए। तो आपको क्या लगता है, फर्टिलाइजर स्टॉक की हाइप जस्टिफाइड है? हमें कमेंट्स में बताइए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ऑल्सो इस वीडियो में मेंशन्ड कोई भी स्टॉक्स कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना कंसिडर करें, पूरा रिसर्च खुद करें। आपके बेनिफिट के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, तो उनको जरूर चेक कर लें। अगर इस वीडियो में बताया गया कोई भी इनपुट आपको सही या गलत लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.